ओके तो मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, यहाँ देखो। अरे मैं भाषण नहीं दे रहा, पढ़ाने की बात कर रहा। सुन, हमने अभी क्वेश्चंस किया टॉपिक डिलीवर किया एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसी के बेसिस पे अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ पढ़ लूँ। क्या है? अब 5 पॉइंट, ये माइनस नहीं है इसलिए आप इसको पॉइंट समझें। A 5.30 mega electron volt alpha particle happens by chance to be headed directly towards the nucleus of an atom of gold which contains 79 protons. How close the alpha particle get to the center of the nucleus before coming momentarily to rest and reversing? Nucleus is massive. Okay, अब सॉरी, massive not a massive, here will be massive. Okay, यहाँ देखो ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ो तो क्या दिया गया है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, और उस अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया गया है डायरेक्टली टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम, जहां पे प्रोटॉन कितना है? 79 प्रोटॉन है। तो ऑफ कोर्स ये क्या है? अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होगा और ये भी प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन होगा। तो मैंने बोला जब रिपल्सन होगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो वही आपसे पूछा है कि वो कहाँ पे आकर रुक जाएगा और मोमेंटली रेस्ट में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूं। क्या ये समझ गए? ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू लेता हूं। मान लो कि ये आपके न्यूक्लियस है, ठीक है, Ze, जिसका चार्ज हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको दे रखा है 79 प्रोटॉन, यानी कि 79 इंटू E। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये मैसिव है, ये मैसिव है, इसका मतलब क्या वो मैं बता देता हूं। अब मान लो यहां से मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को थ्रोन किया विथ वेलोसिटी u, राइट। अब मुझे मालूम है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e और यहाँ पे है +79e। जब ये अल्फा पार्टिकल इधर आता जाएगा तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। तो ये 110% करेक्ट है कि जब अल्फा पार्टिकल मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आएगा, आप समझ रहे ना, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला इस पे रिपल्सन फोर्स इधर लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, और ये उस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है। बट इस फोर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैसिव है। इसका छोटा सा एग्जांपल लो ना, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो ये नीचे आ जाता है, तो आप बोलते हैं क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो क्या इस पार्टिकल पे ग्रेविटी ने जितना फोर्स लगाया, क्या ये इस पार्टिकल ने ग्रेविटी पे, अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाया? तो आप बोलोगे हाँ। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये नीचे जा रहा है तो वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा? तो आप बोलोगे इसके द्वारा जो अर्थ पे फोर्स लगा ना सर, वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, या वो उस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेम ये फोर्स इस पे लगाएगा तो इसकी स्पीड घट के कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी, बट ये जो फोर्स उस पे लगाएगा तो ये मैसिव है, इसका कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी बता रहा हूँ इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। सपोज दैट कहीं इसकी वेलोसिटी हो गई 0, v इक्वल टू क्या हो गया? 0, और उस समय इसके डिस्टेंस जो है r0 है। अब मुझे बताओ वेलोसिटी 0 तो इधर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगेगी। तो आपसे वही पूछा है कि ये न्यूक्लियस के कितना करीब जाएगा जब ये मोमेंटली रेस्ट में हो जाए और रिवर्स होने लगे। इट मीन्स दे आर आस्किंग टू यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैंने बताया कि मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है, मैं डायरेक्टली 2 कंसेप्ट अप्लाई करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन एक ही स्टेप में सोल्व हो जाएगा। डायरेक्टली आप अप्लाई कर दो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप कंसेप्ट वीडियो देखोगे तो मैंने इस पॉइंट पे बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है।
मैंने डायरेक्टली लिखा था कि जहाँ भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉस हम नहीं काउंट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका, देखो हाफ mu² है, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्यू की जगह हो जाएगा 2E और ये हो जाएगा 79E/r²। अब ये काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है 53.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको वो दे रखा है, तो आप इसको वहाँ रख दो। सो हो गया 53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से ये हो जाएगा K इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 9 2 18, तो ये हो जाएगा 158 E²/r0²। 1E से 1E गेट कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे E की वैल्यू जितना है वही वैल्यू इतनी यहाँ भी है। तो ये हो गया 53 इंटू 10⁶, ठीक है, और यहाँ से आप K को लिख लो 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू 158 इंटू E 1.66 10⁻⁻19 डिवाइडेड R0, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, ये R0 होगा, सिर्फ R0। तो यहाँ से आप R0 को फाइंड कर लो, तो R0 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 9 इंटू 158 इंटू 1.66 और ये हो जाएगा 10⁻⁻10 डिवाइडेड, ये हो जाएगा 53 इंटू 10⁻⁶। तो आप देख पा रहे हैं, तो एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया आपके 9 इंटू 158 इंटू 1.66/53 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। सो जो भी ये आंसर आपका आएगा -10⁻⁻16 मीटर। सो दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। यस, हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे, टनाटन? ओके, सो वंस अगेन टनाटन फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। या देखिए मैं एक अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूं और ये काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है और एक अच्छे बुक की क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने का। तो यहाँ देखें क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर मूविंग इन फ्री स्पेस when they are at 60 centimeter apart, their velocities are equal in magnitude and make angle of 45 degree from the line joining them। ठीक है, यानी कि उन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग एज शोन इन द फिगर भी लिखा हुआ है, यहां देख लीजिए। इफ एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर potential energy, if their total kinetic energy is equal to their potential energy, comma what will be distance of closest approach। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूँ, फिर से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा ही। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है और अभी इस समय दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, क्योंकि ये 45 से इस डायरेक्शन में फेंका जाता है और ये 45 से इस डायरेक्शन में फेंका जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। ठीक है, ओके, मैं इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत? ओके, आइए फिर चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, जहां हम और आप आंसर को सर्च करेंगे। तो देखिए मैं फिर से आपके लिए खूबसूरत सा डायग्राम बनाता हूं। ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है जो कि 60 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और यहां से एक पार्टिकल को u स्पीड से मैं थ्रो कर रहा हूं, u में मान लेता हूं क्योंकि दिया नहीं है, यहां से भी u से, राइट। ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल भी है 45 डिग्री। दोनों इक्वल चार्ज हैं, तो दोनों इक्वल चार्ज हो गया q मास m मास m। ठीक है, अब होगा क्या, सोचिए।
जब आप थ्रोन करेंगे तो क्या इसकी टेंडेंसी तो इधर जाने का है और इसकी टेंडेंसी इधर जाने का है, लेकिन ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ये ऐसे जाएगा तो सही, बट ऐसे नहीं जा पाके ऐसे चला जाएगा। चीजों को समझिएगा मेरे दोस्त, विदाउट समझे हुए आप, ठीक है। तो चीजों को समझिए कि इसको आपने थ्रो ऐसे किया, लेकिन ये जैसे इधर की तरफ जाएगा तो उस पर रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इधर ही आ रहा है, और जब ये यहां से यहां जाएगा तो इस पर भी रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ये यहां पे है, तो बेसिकली मैं यहां पे दो डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, एक वाई डायरेक्शन और एक एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं अगर पूछता हूं कि व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, तो इसका भी मोमेंटम प्लस इसकी भी मोमेंटम, तो इसकी मोमेंटम हो जाएगी m इंटू, क्योंकि आपको पता है कि यह स्पीड u है तो इसका कंपोनेंट होगा u cos 45, तो हो जाएगा m/u/√2 i कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में आएगा। और इसका मोमेंटम अगर फाइंड करते हो तो क्या आएगा m/u/√2 इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हो जाएगा -m/u/√2 i कैप, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, और दोनों चार्ज को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो दोनों पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो F नेट होगा ऑन सिस्टम वो जीरो होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जितना फोर्स उस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा वो उतना ही इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी कि ये उस पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो इस पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया है, तो इस फोर्स का सम इस फोर्स का सम जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। ओके, अब आते हैं कि सर इसका y में मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग द y, तो मुझे मालूम है कि इसका मोमेंटम एक इधर था px और इधर हो गया py, इसका मोमेंटम एक इधर था px और इधर हो गया py, ठीक है। तो py को अगर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, mu/√2 j कैप प्लस mu/√2 j कैप, तो ये हो जाएगा √2 mu j कैप, करेक्ट। अब मैंने क्या बताया आपको कि ये पार्टिकल जैसे इधर जाएंगे रिपल्सन होगा, इधर जाएंगे रिपल्सन होगा, तो ड्यू टू रिपल्सन ये पार्टिकल का पाथ इस तरह से चेंज होता हुआ और कुछ देर बाद इसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो वो इस डायरेक्शन में जाता है और इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, अभी अज्यूम करो, मैं इसको इरेज कर देता हूं आपको समझने के लिए, कि ड्यू टू रिपल्सन इसका पाथ ऐसा हो गया और इसका पाथ ऐसा हो गया। समझिएगा, ड्यू टू रिपल्सन इसका पाथ ऐसा और इसका ऐसा। तो अब ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, फिर एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो आइदर दो केस हो सकता है कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये बैलेंस कर देगा, कौन सा, ये वाला कंपोनेंट, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट तो सिस्टम का बचेगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम जो है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाने लगा। मैं कह सकता हूं कि सिस्टम जो है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाने लगा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं, अगर आपको वो ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं कि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ये जाने लगा, ठीक है। तो अब जो फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है, y डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा, यहां देखें, mv j कैप प्लस mv j कैप। यहां मैंने क्या कर दिया, मैंने, अच्छा चलो मैं एक बार सोल्व कर लेता हूं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैं लिखता हूं फाइनल, ये इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y डायरेक्शन, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा x वाला, तो सिर्फ बचेगा y वाला। तो क्या हो जाएगा, mv प्लस mv यानी कि 2mv j कैप, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो यहां से देखें
इनिशियल मोमेंटम हमारा ये है √2 mu(j) इज इक्वल टू 2mv गेट कैंसिल, सो v इज इक्वल टू आ गया √2u/2, तो ये आ गया u/√2, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे जाइए, क्या लिखा हुआ है कि जब ये थ्रोन किया गया इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हैं। तो चलिए मैं इस डायग्राम यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता हूँ। हमेशा हमें दो ही स्टेप में जाने हैं। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, देखिएगा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिख सकता हूँ? ओके, तो पहले ये बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, राइट। ओके, अभी इन दोनों के बीच की दूरी मैं x मान लेता हूं। ओके, सो फाइन, सी सॉरी यार इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा वो लाइट चली गई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एट द इंस्टेंट जब इनको थ्रो किया जाता है उस समय दोनों पार्टिकल का यानी कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं? ½ लिखूंगा, और ये दोनों का यानी कि 2 टाइम्स इज इक्वल टू kq² बाई मैं r लिखूंगा, इसको मैं r मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां से हो गया mu² इज इक्वल टू kq² बाई r। समझिएगा चीजों को, कुछ इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। अब मैं आता हूं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, या ये तो मैं लिख ही चुका हूं। चलिए अब क्या लिखूंगा? पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो रियल स्टेटमेंट है, पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल फाइनल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? kq²/r होगा, प्लस काइनेटिक हो जाएगा, यहां से देखो mu² हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहां पे आइए तो यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा kq²/x प्लस काइनेटिक हो जाएगा 2 टाइम्स ½ हाफ गेट कैंसिल, क्योंकि अब वेलोसिटी कितनी है? v है, तो ये हो जाएगा kq²/r प्लस mu² इज इक्वल टू kq²/x प्लस mv², और v को मैंने ऑलरेडी u के टर्म्स में फाइंड कर रखा है। v को मैं ऑलरेडी u के टर्म्स में फाइंड कर रखा हूं, और इसको भी मैंने फाइंड कर रखा है, तो इसको लिख देता हूं mu²। तो ये हो गया, यहां देखो mu² प्लस mu²/2, सॉरी, ओके, ये हो जाएगा mu² एंड ये भी mu², ओके फाइन, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? mv²। तो ये हो जाएगा m और v, आप देखें यहां पे आ चुका है आपका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा u²/2 प्लस kq²/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2mu², देखें आप 2mu² माइनस mu²/2 इज इक्वल टू kq²/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व करो तो 3mu²/2 इज इक्वल टू 1/x kq², और kq² को मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? mu² इंटू r। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3mu²/2 इज इक्वल टू 1/x, और ये हो गया हमारा, अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, kq² हो जाएगा mu² इंटू r को मैं बता चुका हूं कि 60 होगा ये, तो ये mu² गेट कैंसिल, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2r/3, 2 इंटू 60/3, ये छमाछम 2 टाइम्स 20 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स दोनों पार्टिकल के बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। तो मेरे दोस्त, आपका यहाँ पे कंजर्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
टोटली कंप्लीट हो गया। ये 3 लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सेकेंड लेक्चर एंड 3 लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ सर। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता हो सर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बाकी आप तन मन से मेहनत करते रहें, जहाँ भी ज़रूरत आती है सर एक बार ज़रूर याद करें, मैं हाजिर रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।